रूप में किसे जाना जाता है? ये ह्यूम को जाना जाता है, सही है। आगे बताना है किसका ये कहना था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है? लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी विवियन डिरोजियो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हेनरी विवियन डिरोजियो हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। और कब किए थे? 1873 में। कब किए थे? 1873 में किए थे। आपको आगे ये बताना है सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? निचली जाति का उत्थान और इसके साथ साथ था कि नशा मुक्त मतलब जो है देश होना चाहिए, ठीक है। नशा मुक्ति के लिए जो है पूर्णतः ये काम कर रहे थे। आगे बताना वेद समाज के संस्थापक कौन थे? वेद समाज के संस्थापक हो जाएंगे धरालू नायडू हो जाएंगे। वेद समाज के संस्थापक धरालू नायडू, ठीक है। और इनमें जो है कहीं कहीं पे वेद समाज के संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन भी देते हैं, ठीक है। वो भी रहता है आचार्य केशव चंद्र सेन, जो कब किया गया था? 1867 में किया गया था। देखिए एक है देव समाज, और देव समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। याद कैसे रखेंगे इस बात को, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि वेद और देव थोड़ा सा अंतर है लेकिन कंफ्यूजन दोनों में है। तो वेद बात करते या देव, एक याद रहेगा दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो देव समाज की बात, देव मतलब क्या होता है? देवता होता है। देवता की यदि हम बात करें जान लीजिए शिव जी देवता हुए, यानी शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देव समाज के संस्थापक। और एक बचा वेद समाज, वेद समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? धरालू नायडू। और इसको भी याद रखने के लिए वेद द के बाद क्या आना चाहिए? ध ना, ध से धरालू नायडू होता है, यानी वेद समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? धरालू नायडू, ठीक है। आगे आपको बताना है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था? 1866 में किया गया था। कब किया गया था? 1866 में। आगे बताना साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां, जो कब किया गया था इनके द्वारा? 1864 में किए थे। कब किए थे? 1864 में। आगे आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है जांच समिति का गठन किया गया था, वह किनकी अध्यक्षता में था? एफजी सलाई की अध्यक्षता में था, सही है। एफजी सलाई की अध्यक्षता में जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जांच आयोग का गठन किया गया था। किनकी अध्यक्षता में? एफजी सलाई की अध्यक्षता में। आगे आपको बताना है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था किस कमेटी के सिफारिश पर? सही बोल रहे, बोलिए। अरुणडेल समिति के सिफारिश पर किया गया था। यानी जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था किस समिति की सिफारिश पर? अरुणडेल समिति के सिफारिश पर। आगे आपको बताना है बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में। किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और ये क्यामा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो आपको बताना पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया कब गया? 1877 में किया गया था। कब किया गया था? 1877 में। और इसी के दौरान जो है महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री घोषित किया गया था, ठीक है। कब? तो पहला दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1877 में। दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन की बात करें कब किया गया था? 1903 में किया गया था। किसके काल में किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन काल में। और तीसरी बार की यदि हम बात करें तो 1911 और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। आगे आपको बताना है शहीद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है? भगत सिंह को जाना। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला जो है, फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम? ठीक है, जेसी हिल्टन हो जाएंगे, सही है। आगे बताना सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा जो है श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। आगे आपको बताना है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? आर्य समाज के द्वारा दिया गया था, सही है। आर्य समाज के संस्थापक
स्वामी दयानंद सरस्वती कब किए थे? 1875 में। और इसका कहाँ में किए थे स्थापना? मुंबई में स्थापना किए थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? लाहौर। और लाहौर मुख्यालय को कब स्थापित किए थे? 1877 में। कब किए थे? 1877, यानी 75 में स्थापना किए। 2 साल बाद जो है इसका मुख्यालय को लाहौर स्थानांतरित कर दिए। ठीक है, आगे आपको बताना है सवर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर जो है कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसके द्वारा किया गया था? सवर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। अब आपको बताना मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बताइए। जीके गोखले। मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु जीके गोखले ही थे। ठीक है, आगे आपको बताना है महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि दिया था? महात्मा की उपाधि। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था नेताजी की उपाधि। ठीक है, और देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के आर एन टैगोर सही आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिया गया था। आगे आपको बताना है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने जो है इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। आगे आपको बताना है गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। ठीक है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु की बात करें लियो टॉल्स्टॉय हो जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं से प्रभावित होकर जो है महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कौन हो जाएंगे? लियो टॉल्स्टॉय हो जाएंगे। आगे आपको बताना है भारत का बिस्मार्क कहकर किसे संबोधित किया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, आगे बताना इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहली बार जो बोले गलत आंसर आया था। अभी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताना है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। आगे बताना राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है कुख्यात जेल जो था सेलुलर जेल, ये कहाँ स्थित है? ठीक है, अंडमान में स्थित था। सही है। आगे आपको बताना है शारदा सदन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। कब किए थे ये? 1889 में। जो है पंडिता रमाबाई की यदि हम बात करें, आर्य महिला सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पंडिता रमाबाई। और शारदा सदन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पंडिता रमाबाई ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब किए थे? 1897 में किए थे। किसका स्थापना किए थे? रामकृष्ण मिशन का। और जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ का स्थापना कब किया गया था? 1887 में ना। बेलूर मठ का स्थापना 1887 में किए थे। किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। आगे आपको बताना है मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया था? थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। 26 जनवरी बोल रहे हैं, 29 बोल रहे हैं, 22 आ रहा था सही आंसर। 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था। हम कई बार इसके कहानी के तरह में भी आप लोग को बताए होंगे कि मुक्ति दिवस क्यों मनाया था। पता होगा सभी लोगों को, क्योंकि उस तिथि को जो है कांग्रेस ने अब सभी मंत्रिमंडल से, यानी कांग्रेस के जितने भी प्रांतों में मंत्रिमंडल था सभी जगह से इस्तीफा दे दिया था। और इससे मुस्लिम लीग खुश होकर जो है सोचा कि अब तो हमको मुक्ति मिल गई, इसलिए उस तिथि को जो है किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आगे आपको बताना है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था?
1919 में, ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था? शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाई के नेतृत्व में हुआ था। शौकत अली मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। आगे बताना है, पाकिस्तान की मांग जो है सर्वप्रथम कब की गई थी? पाकिस्तान की मांग कब की गई? 24 मार्च 1940। कब किया गया था? 24 मार्च 1940 को किया गया था, जो कि मुस्लिम लीग के कहाँ अधिवेशन हुआ था उस बार? लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में किया गया था। आगे आपको बताना, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में, ठीक है। आगे आपको बताना है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की तिथि को मनाने की घोषणा की गई थी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। और ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गई? वही मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा किस तिथि को? 16 अगस्त 1946 को। आगे बताना, माउंटबेटन योजना किस तिथि को आया था? 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को। आगे बताना, भूदान आंदोलन कब हुआ था? 8 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन हुआ था। किनके नेतृत्व में हुआ था भूदान आंदोलन? विनोबा भावे के नेतृत्व में। और कहा, किस राज्य से? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से, जो अब वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत की हुई थी। और सर्वप्रथम भूमि दान देने वाले व्यक्ति कौन थे? रामचंद्र रेड्डी। कौन थे? रामचंद्र रेड्डी हो जाएंगे सर्वप्रथम भूमि दान देने वाले व्यक्ति, ठीक है। आगे आपको बताना है, अंतरिम सरकार की स्थापना किस तिथि को हुआ था? अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। और बताना, अंतरिम सरकार की स्थापना जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वो उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और अध्यक्षता की बात करते हैं तो उस समय के जो वायसराय होंगे वही होंगे। तो वायसराय कौन थे? अच्छा, माउंटबेटन कब आए थे ये बताइए? फरवरी 47 में ना आए हैं। अभी हम क्या तिथि बोले हैं बताइए तो? 2 सितंबर 1946। तो माउंटबेटन कैसे होंगे? थोड़ा सा सोचना भी है, ठीक है, क्योंकि माउंटबेटन को जो भेजा गया था देश को आजाद करने के लिए भेजा गया था। सीधा जाके आप आजाद करिए, ठीक है। उससे पहले लॉर्ड बेवेल थे और लॉर्ड बेवेल के द्वारा अध्यक्षता किया गया। यानी कहने का मतलब जो है, अंतिम सरकार का गठन की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो वायसराय कर रहे थे, ठीक है। और इसके उपाध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है। आगे आपको बताना है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942। तिथि की यदि हम बात करें तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे बताना, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932। किस मंथ में हुआ था? पूना पैक्ट किस मंथ में हुआ था? तो 24 मार्च बोलते हैं आप लोग, मार्च बोलते बोला गया। 24 सितंबर हो जाएगा। 24 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट हुआ था। और आपको यह बताना है कि पूना पैक्ट किसका परिणाम था, किस कारण से पूना पैक्ट हुआ था? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के बाद हुआ था। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? जिसे हम लोग कम्युनल अवार्ड के रूप में भी जानते हैं। यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को जो हुआ था पूना पैक्ट, सॉरी, कम्युनल अवार्ड की घोषणा, यानी बोले तो इसका सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। आगे यदि हम बोले तो इसके द्वारा जो पूना पैक्ट आयोजित किया गया था कहाँ में हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कि यरवदा जेल में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? गांधी एवं अंबेडकर के मध्य हुआ था। गांधी एवं अंबेडकर। ये पूरा पैक्ट गांधी एवं अंबेडकर के मध्य हुआ था। और एक है गांधी दास पैक्ट कब हुआ था? गांधी दास पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। गांधी दास पैक्ट का मतलब क्या हुआ? गांधी जी और चित्तरंजन दास के मध्य जो समझौता हुआ था, पैक्ट मतलब क्या होता है? समझौता। वो कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ठीक है।
अभी आपको बता रहे थे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था, जो कि यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, जिसके तहत जो है प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान उनके लिए जो है कितना स्थान सुरक्षित किया गया था। यानी पहले कम्युनल अवार्ड में 71 सीट आरक्षित किया गया था, ठीक है, और 71 से बढ़ाकर गांधी जी अंबेडकर साहब को खुश करने के लिए 148 स्थान सुरक्षित कर दिए थे कि 148 सीट आपका रिजर्व रहेगा। कहने का मतलब कम्युनल अवार्ड में यानी सांप्रदायिक पंचायत मतलब यही था कि जितने भी SC ST वर्ग के जो भी लोग हैं उन सभी के लिए अलग से नेता होंगे और उसके चुनाव वही करेंगे। तो ये समझ लीजिए वो चीज हो गया। जैसे मुस्लिम और हिंदू में वाली जो स्थिति थी, मार्ले मिंटो सुधार जो कब आया था, 1909 में आया था, जो कि किसके द्वारा ये लाया गया था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा लाया गया था। उसी तरह से जो है भारत का विभाजन यानी नहीं हो जाए, इसके कारण गांधी जी के द्वारा जो है सोचे एक और प्रांत बन जाएगा, यानी कहने का लोगों की संख्या धीरे धीरे घटते जाएगी। इसलिए जो है अंबेडकर साहब को खुश करने के लिए 71 से सीट बढ़ाकर कितना कर दिए, 148। सॉरी, आगे बताना है गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931, कहीं कहीं पे 4 मार्च 1931 भी देता है। और बताना है गांधी जी के द्वारा कुल कितना सूत्री मांग रखा गया था, 11 सूत्री मांग रखा है। 14 सूत्री मांग किस व्यक्ति से संबंधित है, मोहम्मद अली जिन्ना। और 20 सूत्री कार्यक्रम कब किस वर्ष आया था, 1975 में। और ये क्या भी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक हो जाएगा, 1974 से 78 ना, 74 से 78, इसलिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल जो था 1 वर्ष कम था। और क्यावी लोकसभा का कार्यकाल 1 साल अधिक था, 6ठी ना, 6ठी लोकसभा का कार्यकाल 1 साल अधिक था और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 साल कम था। बताना है लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बढ़ाया गया था, ठीक है। और उसके कब बढ़ाया गया था, 1976-77 में, 76 में के बाद 77 में बढ़ाया था, तब ना जाके जो है सरकार गिर गया था इनका। आगे आपको बताना है तुआरेग जनजाति जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तुआरेग जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, सहारा क्षेत्र में पाई जाती है, सहारा क्षेत्र में। आगे आपको बताना है मकर रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा 13 देशों से होकर, 13 कहते हैं, कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है। और विषुवत रेखा की बात करें तो 13 देशों से होकर गुजरती है। हम बताए भी थे मैप जो देखते हैं आप, वर्ल्ड मैप देखते हैं, 20 से जो रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा ना। अच्छा, उसके ऊपर वाले रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और नीचे वाले को मकर रेखा। तो आप जानते हैं ऊपर नॉर्थ में ज्यादा कंट्री है या फिर साउथ में ज्यादा कंट्री है, नॉर्थ में ना, ऊपर ज्यादा कंट्री है तो यानी कर्क रेखा ऊपर से गुजरती है तो ज्यादा कंट्री किस देश से होकर गुजरेगी, कर्क रेखा से। और कर्क रेखा से कुल कितना कंट्री गुजरती है, 17। अच्छा, बीच में आएंगे यानी विषुवत रेखा पर आएंगे तो थोड़ा सा देश की संख्या तो कम होगा ना, कम होगा तो कितना हो जाएगा, विषुवत रेखा 13 हो जाएगा। और अगर नीचे फिर आएंगे यदि मकर रेखा में आएंगे तो और कम होगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे करके भी ध्यान रख सकते हैं। और एक तरीका ये भी हम बताए थे कि रीजनिंग की तरह, जैसे कि पहले हम क्या कितना घटाए, 17 से कितना घटाए, 4 घटाए, कहीं कहीं हम 17 बताए, कहीं कहीं पे 18 भी देता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। कर्क रेखा कुल 18 देश भी और कहीं 17 भी देता है, इस दोनों बात को ध्यान रखिएगा, जो आपको ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, ठीक है। तो 18 या 17 यानी कहने का 18 से 5 घटाते हैं कितना होता है, 13, फिर 13 से 3 घटाते हैं कितना होता है, 10 होता है। कहने का मतलब आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है, कर्क रेखा सबसे अधिक देश, विषुवत रेखा उससे कम और मकर रेखा उससे भी कम। आगे आपको बताना है अर्धरात्रि के समय जो है नॉर्वे में सूर्य दिखाई कब देता है, इस तिथि को
21 जून को दिखाई देता है, यानी नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य जो है किस तिथि को दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। आगे आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, कितना कंफ्यूजन है आप लोगों में भरा हुआ। सो रहे अमित जी, रात में नींद नहीं लिया अच्छा से, भरा पढ़ते रह गए 3 बजे के बाद सोए। 21 जून हो जाएगा, समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट ही समझिएगा इसको। अच्छा हम लोग बताइएगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में यानी भारत में जो है सबसे लंबा दिन किस मंथ में होता है? यानी गर्मी में कि ठंडा में, ये भी तो बता सकते हैं ना। गर्मी में लंबा दिन होता है। अच्छा जून में गर्मी होगा कि दिसंबर में गर्मी होगा? जून में ना होगा, तो जो लोग दिसंबर बोल रहे थे वो लोग अलर्ट हो जाइए, ठीक है। थोड़ा सा सोचना भी है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा? ये तो क्लियर हो गया कि दिसंबर तो होगा नहीं, क्या होगा? 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन की बात करें तो आप जानते हैं ठंडा में दिन क्या होता है? छोटा होता है। तो ऐसे कब हो जाएगा? 22 दिसंबर। अगर आपको पूछे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन बोले तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर हो जाएगा, और सबसे छोटा दिन 21 जून, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। आपको बताना है सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य की दूरी जो है सबसे कम को क्या बोला जाता है? सॉरी, सूर्य और चंद्रमा बोला गया। सूर्य और पृथ्वी के सबसे कम दूरी, यानी दोनों के बीच के कम दूरी को क्या बोलते हैं? अपसौर की उपसौर, दोनों आ रहा है, उपसौर बोला जाता है। उपसौर बोला जाता है। और उपसौर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन, ठीक है। कहीं कहीं पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरीहिलियन की घटना किस तिथि को होती है? तो पेरी 3 जनवरी, और आपसे पूछा जाएगा एक होता है एपीहिलियन जिसे हम लोग अपसौर के रूप में जानते हैं, और अपसौर की घटना किस तिथि को होती है? 4 जुलाई को होती है। ध्यान रखना, याद कैसे रखेंगे? प से पेरी, प से पास, ध्यान रहेगा। यानी पास वाला, पास मतलब क्या? नजदीक वाला। नजदीक की यदि हम बात करें, जनवरी नजदीक होगा मंथ के स्टार्टिंग से, या जो है जुलाई, जनवरी ना। इसके बाद इसका मतलब क्या? छोटा की बात करते हैं, 3 छोटा या 4 छोटा, 3, यानी 3 जनवरी या 4 जुलाई। तिथि याद रहती है, बस कंफ्यूजन होता है कि 3 जनवरी होगा कि 4 जुलाई होगा। ये ध्यान रखना है। पेरीहिलियन यानी पास वाला, जिसे उपसौर बोलेंगे, जो किस तिथि को? 3 जनवरी को। और अपसौर, अ मतलब सीधा ध्यान रखिएगा, अ मतलब अधिक, यानी अधिक दूरी वाला क्या हो जाएगा? अपसौर हो जाएगा, जो किस तिथि को होगा? 4 जुलाई को होगा, ठीक। आगे आपको बताना है भूपटल की जो है रचना में जो है सबसे अधिक जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन ना। सबसे अधिक ऑक्सीजन जो कितना? 46.6% पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या पाया जाता है? दूसरे स्थान पे सिलिकॉन पाया जाता है। क्या होता है? दूसरे स्थान पे सिलिकॉन पाया जाता है, जो कितना परसेंट है? 27.72% होता है। 27.72%, यानी 27 को उल्टा दिया है तो 72 हो जाता है, यानी 72 हो जाता है। 27.72% क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। 100 से 27, 100 से सिलिकॉन, 100 से 27.72, यानी सब कुछ में मिलता जुलता आपको लेके चलना है। सिलिकॉन कितना परसेंट? 27.72%, जो कि क्या में स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे कौन सा है? तीसरे स्थान पे एल्युमिनियम हो जाएगा, जो कितना परसेंट हो जाएगा? 8.13% हो जाएगा। और लोहा क्या स्थान पे है? चौथे स्थान पे लोहा हो जाएगा, ठीक है, जो कितना परसेंट हो जाएगा? 5% हो जाएगा, ठीक है। और 5वें स्थान की यदि हम बात करें तो कैल्शियम हो जाएगा, जो कितना परसेंट हो जाएगा? ठीक है, 3.63% हो जाएगा। देखिए आपसे हम 5 क्यों बता रहे हैं? कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि भूपटल की रचना सामग्री में जो है सर्वाधिक तत्वों की मात्रा के आधार पे आपको सजाना है क्रम में, कि कौन पहले स्थान पे कौन दूसरे, यानी उसको सजाने के लिए दे दिया जाए, तो कैसे करेंगे? एक बार फिर से बोलिएगा, फिर हम ट्रिक की बात करेंगे। पहले सबसे अधिक कौन होगा? ऑक्सीजन। दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? सिलिकॉन। तीसरे स्थान पे कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम। चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। और 5वें स्थान पे कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। 5वें स्थान पे कैल्शियम। ध्यान रखिएगा, ऑक्सी एलो कैसे पो में,
ठीक है, ऐसे करके जाता है। यानी कहने का जो काफी है 6 को तो आपको ऑक्सी, ऑक्सी से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ऑक्स से ऑक्सीजन, और सी से सिलिकॉन। ऑक्सी में ऑक्सीजन सिलिकॉन हो गया। एलो, ए से क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, लो से क्या हो जाएगा लोहा, कैसो, के से कैल्शियम, और से सो से अभी सोडियम कितना % बताए थे, सोडियम नहीं बताया ना, सोडियम 2.83% होता है सोडियम। यानी कहने का था 6 आप ऐसे याद रख सकते, ऑक्सी, एलो, कैसो, वो में आगे फिर पोटेशियम हो जाता है, फिर मैग्नीशियम हो जाता है, तो उतना नहीं ध्यान रखना है आपको। ऑक्सी यानी ऑक्सीजन सिलिकॉन, इसके साथ क्या हो जाएगा एल्युमिनियम लोहा, इसके साथ क्या हो जाएगा आगे कैल्शियम और सोडियम, फिर आगे पोटेशियम मैग्नीशियम, इस आधार पे जो है इसका घटते क्रम में जाता है। आगे आपको बताना है मानक समय रेखा जो है कितना डिग्री के गुणक में लिया जाता है, 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। कितना डिग्री 7.5 डिग्री। आपको आप आगे बताना है भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने डिग्री देशांतर रेखा से गुजरती है, इतना 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। आगे आपको बताना 82.5 डिग्री कौन सी देशांतर रेखा, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, क्या पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगा। और आगे ये भी बताना है कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि पिछले क्लास में हम करवाए थे एक दिन ज्योग्राफी में। 5 राज्यों से कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान से गुजरती है, इलाहाबाद के समीप नैनी जगह पड़ता है, या मिर्जापुर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के होते हुए साथ जो है नीचे आती है, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ साथ नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे यदि आते हैं उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के नीचे यदि आते हैं तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के नीचे आते हैं तो हो गया 5 राज्य हो गया ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन सा, भारतीय मानक समय रेखा। आगे आपको बताना है भारतीय मानक समय रेखा जो है कर्क रेखा को एक, यानी कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में कटती है, छत्तीसगढ़ में कट करती है, ठीक है। आगे आपको बताना है द्वीपीय महाद्वीप के रूप में किस महाद्वीप को जाना जाता है, भारत महाद्वीप है नहीं ना, तो द्वीपीय महाद्वीप के रूप में किस महाद्वीप को जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं ना। देखते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, द्वीपीय महाद्वीप के रूप में किसे जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में किसको जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ही जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है किस गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। आगे आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तस्मान के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया खोज कब किया गया था, 44 में, 1644 में ऑस्ट्रेलिया खोज किया गया था। और 1642 जो आप बोल रहे थे वो न्यूजीलैंड का खोज किया गया था, और न्यूजीलैंड का खोज भी ओवेल तस्मान के द्वारा ही किया गया था। यानी कहने का मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, ओवेल तस्मान के द्वारा। न्यूजीलैंड 1642, ऑस्ट्रेलिया 1644। आगे आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की यात्रा जो है प्रथम बार करने वाले व्यक्ति कौन थे, कैप्टन कुक हो जाएंगे, जो 1768 में किए थे, जो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। आगे आपको बताना है कैप्टन कुक वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले प्रथम बार जो गए थे व्यक्ति, इंग्लैंड के व्यक्ति कौन गए थे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे, कैप्टन कुक। आपको बताना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे कुल कितने देश है, 22 देश हो जाएगा, सही है। आगे बताना है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं, एबोर्जिन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को जो है एबोर्जिन्स बोला जाता है। आगे बताना है ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि स्थित है, टॉरेस जल संधि। यानी टॉरेस जल संधि किस किस के मध्य स्थित है, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यू गिनी के मध्य स्थित है, ठीक है। आगे आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया में जो है भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या बोलते हैं, जे कारू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जे कारू। यानी ऑस्ट्रेलिया में जो है भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या बोलते हैं, जे कारू बोलते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है ये कहाँ स्थित है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है यह ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, जो कि बोले तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है।
जो पर्थ से सिडनी तक जाती है। कहां से कहां तक? पर्थ से सिडनी तक जाती है। आगे आपको बताना है यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप का क्या स्थान है? तीसरा स्थान है, बिल्कुल सही है। आगे बताना ऑस्ट्रेलिया यानी विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ही है, यानी विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सही है। आगे बताना है माउंट कुक जो है ये कहाँ जो है ये, तो माउंट कुक की यदि हम बात करते हैं यह न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। किसकी है? न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई कितना है? 17 या 51 354 यानी 1754 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। किसका? माउंट कुक की ऊंचाई कितना हो जाएगी? 1754 मीटर हो जाएगा। आगे बताना माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है? न्यूजीलैंड में करती है, ठीक है। आगे बताना है जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कीवी हो जाएगा न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। आगे आपको बताना है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश की बात करते हैं अल्जीरिया ना। ब्राजील किसका सबसे बड़ा देश है? एक बार सोचिए। दक्षिण अमेरिका का ना। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्या हो जाएगा? कनाडा। आगे बताना यूरोप का जो है सबसे बड़ा देश रूस ना। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अरे एशिया का मरीज किसको बोला जाता है? तुर्की को। और यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? एशिया का मरीज चीन को बोला जाता है ना, और यूरोप की मरीज जो है तुर्की को बोला जाता है। हम पूछने का मतलब यही था कि जो लोग अभी बोले थे कि चीन बोले थे यूरोप का सबसे बड़ा देश, उनको ये बात बताना था कि जो है चीन यूरोप में नहीं पड़ता है। एशिया का मरीज चीन को तो समझ लीजिए, एशिया में समझ लीजिए। अब यूरोप का मरीज की बात करते हैं तो तुर्की। जो यहाँ रहेगा ना उसका मरीज कैसे होगा? मरीज मतलब क्या होता है? पेशेंट यानी विवादित, ठीक है। आगे बताना है यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी हो जाएगा। आगे बताना है उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? सेंट पीरे हो जाएगा। कौन सा देश होगा? सेंट पीरे हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश। आगे आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश कौन सा होगा? नाउरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? नाउरू हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी हो जाएगी, सही है। आगे बताना अंटार्कटिका के जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी ओनेक्स नदी। कौन सी हो जाएगी? ओनेक्स नदी। आपसे पूछा जा सकता है कि ओनेक्स नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका, जो जिसकी लंबाई कितना ओनेक्स नदी का? तो 32 किलोमीटर। कितना लंबाई हो जाएगा? 32 किलोमीटर लंबाई हो जाएगा ओनेक्स नदी का, ठीक है। आगे आपको बताना है विंसन मासिफ ये जो है पर्वत जो है किस महाद्वीप में है? अंटार्कटिका में ही है। यानी विंसन मासिफ जो है पर्वत चोटी कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका में पड़ता है, ठीक है। आगे आपको बताना है मेयोटो किस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? मेयोटो किस महाद्वीप का सबसे छोटा देश है? अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? मेयोटो हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी हो जाएगी। कौन सी? अमेजन नदी। ओजस डेल सैलाडो जो है कहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है? दक्षिण अमेरिका का ना। ओजस डेल सैलाडो कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। रहने देते हैं आज के लिए, तो वीडियो स्टॉप कर दीजिए।